नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आपका आधुनिक काव्य जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम कवि जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है यशोधरा और साकेत जो महाकाव्य हैं उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, हमारा विगत वीडियो से जो प्रश्न चल रहा है वो है, इसमें मैथिलीशरण गुप्त जी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और इसके साथ साथ मैथिलीशरण गुप्त जी के काव्य में आदर्श और नैतिकता की गहरी छाप देखी जा सकती है। इस कथन के आधार पर गुप्त जी के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो ये इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें मैथिलीशरण गुप्त जी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है, काव्य सौष्ठव के बारे में बताना है। तो हमने विगत वीडियो से प्यारे विद्यार्थियों इसके कुछ विशेषताओं को हमने पढ़ा है, जिनमें हमने पढ़ लिया राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम को, गांधीवादी मानवतावादी आस्था, वैष्णव संस्कार, ये हमने देखे। इसके साथ साथ हमने चौथी विशेषता पढ़ी थी नारी स्वातंत्र्य एवं सम्मान की भावना। आज हम प्यारे विद्यार्थियों अब हम पढ़ते हैं समाज प्रधान काव्य चेतना। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। समाज प्रधान काव्य चेतना, तो इस विशेषता के बारे में हम देखते हैं क्या विशेषता है इसमें। प्यारे विद्यार्थियों, मैथिलीशरण गुप्त जी की जो काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत अगली विशेषता है समाज प्रधान काव्य चेतना। गुप्त जी की प्यारे विद्यार्थियों प्रायः अधिकतर जो रचनाएं हैं या सभी रचनाओं में हम कह सकते हैं कि उदात्त चरित्र का जो है चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो इनके काव्य में पात्रों के उदात्त चरित्र का, उच्च कोटि के चरित्र की प्रधानता है। ठीक है, तो इनके पात्रों की, इनके काव्य में जो पात्र हैं उनकी सभी रचनाओं में वो उदात्त चरित्र चित्रण की प्रधानता दिखाई देती है। साथ ही साथ देश और समाज के उद्धार में सहयोगी बनने की आकांक्षा भी इनमें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इनके काव्य रचना में जो पात्र हैं उनके माध्यम से ये हम कवि है वो ये कहना चाहते हैं कि देश और जो समाज के उद्धार है उस उद्धार करने में सहयोगी बनने की आकांक्षा इन पात्रों में हम देख सकते हैं। वे ग्राम और नगर, अरण्य और जनपद दोनों के सुख में सामाजिक जीवन के पक्षधर थे। मैथिलीशरण गुप्त जी गांव और नगर, अरण्य यानी जंगल और जनपद, इन सभी में सुखमय जीवन जो सामाजिक जीवन है उसके वो पक्षधर थे। ठीक है, तो मैथिलीशरण गुप्त जी ग्राम व नगर, अरण्य व जनपद, इनके अंतर्गत जो रहने वाले अरण्य और जनपद, इन दोनों का जो सुखमय जीवन है, इन दोनों के सुखमय सामाजिक जीवन, सुखमय गांव और नगर, अरण्य और जनपद, इन दोनों के सुख में सामाजिक जीवन के क्या थे, वो पक्षधर थे। प्यारे विद्यार्थियों, कौन? मैथिलीशरण गुप्त जी। इनकी रचनाओं के जो पात्र है वो गांव और नगर के बीच, अरण्य और जनपद में दोनों में सुख में सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए दिखाए गए हैं। तो मैथिलीशरण गुप्त जी है वो इनके सुख में सामाजिक जीवन के पक्षधर थे। इस कारण से वे अपने कवि कर्म को समाज के उन्मुख के लिए जो है बनाने में सचेष्ट वो रहे हैं। कवि का ये दायित्व है कि वह समाज को उन्नति की ओर ले जाए, ऐसा कवि का दायित्व होता है। और इसी दायित्व को निर्वाह करने के लिए
कवि मैथिलीशरण गुप्त जी भी इस दायित्व को पूरी तन्मयता से निभाते हैं। इस कारण वे अपने कवि कर्म को समाज की उन्मुखता के लिए, समाज के उन्नति के लिए कवि कर्म को समाज की उन्नति के लिए, कवि कर्म को समाज की उन्नति के लिए चेष्टावान रहते थे। ठीक है, तो कवि कर्म को समाज की उन्नति के लिए चेष्टावान है वो रहते थे। एक इनकी पंक्ति है कि धैर्य च्युतों को, धैर्य च्युतों को धैर्य से, धैर्य से कवि ही मिलाना जानते हैं। जानते है नहीं, जानते। और वे ही नितांत पराजितों को, वे ही नितांत पराजितों को जीत जय दिलाना जानते हैं, जय दिलाना जानते हैं। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में कवि ने यहाँ पर कही गई है कि धैर्य च्युतों, यानी जो धैर्य से भटक गए हैं, धैर्य से विमुख हो गए हैं, इनको धैर्य के साथ मिलाना कवि ही जानते हैं। धैर्य से भटके हुए व्यक्ति को धैर्य के साथ कवि ही मिलाना जानते हैं। और वे ही नितांत पराजितों को, एकदम से हारे हुए, पराजित मैंने हारे हुए लोगों को भी जय दिलाना जानते, अर्थात उनको जीत दिलाना जानते हैं। तो इस प्रकार की पंक्तियों से पता चलता है कि वे कवि कर्म को करने में, कवि कर्म को जो समाज के उन्मुख के लिए, समाज की उन्नति के लिए वो करना जानते थे या चाहते थे, यानी समाज की उन्नति के लिए कवि कर्म को वो अपना उद्देश्य मानते थे। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो लिखते हैं कि धर्म च्युतों को धैर्य से कवि ही मिलाना जानते, धैर्य च्युतों को धैर्य से कवि ही मिलाना जानते, और वे ही नितांत पराजितों को जय दिलाना जानते। तो इस प्रकार के भाव यहाँ पर दिखाई देते हैं कवि मैथिलीशरण गुप्त जी के। इसी प्रकार से गुप्त जी की रचनाओं में अगर बात करें, नहुस है, किसान है, प्रदक्षिणा है, नहुस है, किसान, प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा, और इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों झंकार है, जय भारत है, झंकार, जय भारत, ये जैसी रचनाएं हैं। इन रचनाओं में प्यारे विद्यार्थियों कवि की जो समाज उन्मुखी या समाज की उन्नति के लिए, समाज प्रधानता के लिए काव्य चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति है वो उन्होंने प्रदान किए। इन रचनाओं के माध्यम से समाज की उन्नति, समाज के विकास के लिए जो है अपनी सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। राजा प्रजा की सहभागिता को समाज की उन्नति के लिए आवश्यक माना है कि राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, तभी किसी के समाज की, किस देश की जो उन्नति हो सकती है। इसके लिए वो राजा और प्रजा को सहभागिता को समाज की उन्नति के रूप में आवश्यक बताया है। एक पंक्ति इन्होंने लिखी है, विगत हो नरपति, यहाँ लिख रहा हूँ मैं पंक्ति कि विगत हो नरपति, विगत हो नरपति, रहे नर मात्र, रहे नर मात्र, और जो जिस कार्य के हो पात्र, और
जो जिस कार्य के लिए हो पात्र, जो जिस कार्य के हो पात्र, ये नहीं, जो जिस कार्य के हो पात्र, वे रहें उस पर समान नियुक्त, वे रहें उस पर समान नियुक्त, और सब जिए ज्यों, सब जिए ज्यों एक ही कुल मुक्त। इन पंक्तियों में मैत्रेय गुप्त जी कह रहे हैं कि राजा और प्रजा एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करें। राजा प्रजा की सहभागिता, सहभागिता माने सहयोग से, सहभागिता से ही समाज की उन्नति होती है, समाज की उन्नति होगी। इस संदर्भ में वो कहते हैं कि विगत हो नरपति, कि राजा लोग अपने राजा की जो पदवी या राजा का जो भाव है वो भूल जाए, रहे नर मात्र, केवल नर मात्र यानी साधारण मानव बन करके अपना राज कार्य संभाले, और जो जिस कार्य के हो पात्र, जो जैसा कार्य करता है उस पात्र के अनुकूल उसको कार्य मिले, वे रहे उस पर समान नियुक्त, उसको सह सम्मान उस पर नियुक्त कर दे, और जैसा जो जिस कार्य के लिए पात्र है उसको उस कार्य के लिए नियुक्त कर दे सह सम्मान, और अपने कार्य के कर्तव्य को निभाए। सब जिए जो एक ही कुल मुक्त, कि सब जिए, सब अपने सुख में खुशहाल जीवन जिए, ज्यों माने जैसे एक ही कुल के, जैसे एक ही कुल के एक ही परिवार के सदस्य जिस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसी प्रकार से राजा और प्रजा एक दूसरे का सहयोग करे और खुले मुक्त होकर के जीवन यापन करे, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करे। और जो जिस कार्य के लिए पात्र होते, जैसे एक परिवार में जो सदस्य अपने अपने पात्र के अनुसार अपने अपने कार्य से पूरे घर को संभाल करके रखते हैं। जैसे स्त्रियां हैं वो घर के कार्य को देखती है, तो पुरुष वर्ग है वो बाहर उनके लिए कमाने के लिए जाते हैं और धन संपदा कमाते हैं। इस प्रकार से दोनों का तालमेल जैसे घर गृहस्थी है वो ठीक से चलती है, उसी प्रकार से राजा और प्रजा एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो इससे समाज की उन्नति होती है। कहने का तात्पर्य सरकार और जो जनता है एक दूसरे का सहयोग करे तभी देश की उन्नति होती है। तो यहाँ विगत हो नरपति रहे नर मात्र, और जो जिस कार्य के वो पात्र वे रहे उस पर समान नियुक्त, सब जिए जो एक ही कुल मुक्त। तो इस प्रकार के भाव दिखाई देते हैं। अगली विशेषता है प्यारे विद्यार्थियों, काव्य शिल्प में समायोजन। काव्य शिल्प में समायोजन, तो इसमें देखिए काव्य शिल्प में किस प्रकार से समायोजन मैत्रेय गुप्त जी करते हैं। गुप्त जी की जो अपनी रचनाएं हैं उन रचनाओं में अधिकतर जो रचनाएं हैं वो कथा पुराण इतिहास से ली गई है। अधिकतर रचनाएं जो है गुप्त जी ने कथा पुराण इन धार्मिक चीज़ों से इनको अपने पात्रों को लिया है, इतिहास से लिए हैं, परंतु उनमें उन्हें अपनी राष्ट्रीय चेतना के अनुरूप ढाल दिया। इन पात्रों को तो पुराणों इतिहास कथाओं से इन्होंने इन पात्रों रचनाओं के पात्रों को लिया है, लेकिन इनको राष्ट्रीय भावना से राष्ट्रीय चेतना के अनुरूप ढाल करके सामाजिक संदर्भों को लक्ष्य करने का कार्य करने का जो काम किया इन्होंने। जो पात्र उनकी रचनाओं में जो पात्र ऐतिहासिक या फिर पौराणिक या जो कथाओं से लिए गए हैं, इन पात्रों के माध्यम से वे उनको राष्ट्रीय चेतना में ढाल करके और सामाजिक जो उन्नति है या सामाजिक संदर्भों के रूप में लक्ष्य करके निरूपित किया गया है। तो इस प्रकार से उनको राष्ट्रीय चेतना के अनुरूप ढाल करके सामाजिक संदर्भ में नियुक्त किया है। और इन्होंने प्रबंध मुक्त काव्य शैली को अपनाया है, यानी मैथिली शरण गुप्त जी ने
प्रबंध काव्य शैली, प्रबंध काव्य मुक्तक शैली, ठीक है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य शैली, इन दोनों शैली को अपने काव्य में स्थान दिया। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों को स्थान दिया है और साथ ही साथ कथा के आधार पर गेयता का भी ध्यान रखा है, यानी गीत पद भी इन्होंने लिखे हैं। और गेय जो रचना होती है, गाने वाली जो रचना होती है, यानी इनके गीतों को जो गाया जा सकता है, ऐसी गेय रचनाओं में भक्त कवियों की तरह आत्मनिवेदन दिखाया है इन्होंने। गेय रचनाओं के माध्यम से ऐसा जो भक्त कवियों के द्वारा जो दिखाया गया ऐसा आत्मनिवेदन भी दिखाया जाता है। साथ ही साथ इन्होंने रीति काल के या रीतिवादियों का सौंदर्य विधान भी अपने रचनाओं में दिखाई देता है, यानी इनके रचनाओं में दोनों कालों के दर्शन होते हैं, अर्थात भक्ति काल के तरह इनकी रचनाओं में आत्मनिवेदन का भाव भी दिखाई देता है और दूसरा इनके गेय रचनाओं से रीतिकालीन जो सौंदर्य है उसका निरूपण भी किया गया है, या इस प्रकार का विधान देखने को मिलता है। गुप्त जी ने अलंकारों का भी पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ गुप्त जी ने प्रस्तुत विधान अलंकारों का पूरी तरह से अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। छंदों की यति गति के साथ भी प्यारे विद्यार्थियों भाषा की अभिव्यक्ति उन्होंने की है। वक्रता, भाषा की वक्रता और विदुग्धता का भी पूर्णतः समावेश किया। अगर ये नहीं आए तो कोई बात नहीं है, छंदों की यति गति के साथ भाषा का ध्यान रखा है। साथ ही साथ भाषा की वक्रता यानी उक्ति विचित्र हम कह सकते हैं, ऐसा भी समावेश किया है। और इस प्रकार से गुप्त जी के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी है। डॉक्टर अरविंद पांडे जी का कथन है कि उनकी प्रारंभिक रचनाओं में संस्कृत बहुल भाषा का प्रयोग किया गया है। उनके प्रारंभिक महर्षि गुप्त जी की जो प्रारंभिक रचना है, ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर अरविंद जो पांडे हैं आलोचक, वो महर्षि गुप्त जी के बारे में कहते हैं कि उनकी प्रारंभिक रचनाओं में संस्कृत शब्द बाहुल्य भाषा के दर्शन होते हैं और साथ ही साथ बोलचाल के शब्द भी है। दोनों का एक तरह से अनमेल प्रयोग भी उन्होंने किया है। प्रारंभिक रचनाओं में संस्कृत बहुल शब्दों के प्रयोग भी है, बोलचाल के शब्द भी प्रयोग में किए हैं, उसका भी अनमेल प्रयोग है वो किया है। लेकिन पंचवटी जो रचना है इनकी, तो पंचवटी में भाषा का सहज स्वरूप दिखाई देता है। पंचवटी तक आते आते यानी पंचवटी की जो रचना है महर्षि गुप्त जी की, उसमें भाषा का सहज स्वरूप दिखाई देता है। और एक बात यहाँ पर स्पष्ट करने देनी होगी कि व्याकरण सम्मत अगर चुस्त दुरुस्त वाक्य का प्रयोग गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में भी देखा जा सकता है, यानी व्याकरण से सम्मत शुद्ध जो शब्द है, चुस्त शब्द है, ऐसे शब्द हमें इनकी प्रारंभिक रचनाओं में देखा जा सकता है। लेकिन यशोधरा तक, यानी कि इनकी रचना यशोधरा है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते महर्षि गुप्त जी की भाषा पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। खूब अच्छे वो कवि बन गए हैं। यशोधरा तक भाषा पर काफ़ी पकड़ हो गई है, उनकी भाषा पर अधिकार प्राप्त हो जाता है और वे वाक्यों के पकड़ की उनकी क्षमता व्यंग्य और संवादों में देखी जा सकती है। और वे सहज ही अपने विविध भावों के अनुसार अनुकूल भाषा का प्रयोग करना जानते हैं या उनके प्रयोग करने लग गए हैं, क्योंकि यशोधरा तक आते आते गुप्त जी की भाषा पर पकड़ हो गई है या फिर अधिकार प्राप्त हो गया है। इससे वो बड़ी सहजता के साथ अपने विविध भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं और शब्दों और वाक्यों की पकड़ की उनकी क्षमता व्यंग्यों और संवादों में भी देखी जा सकती है। साथ साथ कहीं पर भाषा की सामासिकता का भी इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। और मुहावरों का प्रयोग तो उन्होंने भाषा के अर्थ गंभीर मुहावरों का प्रयोग करके महर्षि गुप्त जी ने अर्थ गंभीरता को बढ़ा दिया है। भावानुकूल, प्रसंगानुकूल, पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग की क्षमता उनके काव्य को सरस बना देती है। भावों के अनुकूल उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, प्रसंग के अनुकूल, भावों के अनुकूल, पात्र के अनुकूल, पात्र के अनुकूल, भाषा के भावों के अनुकूल और प्रसंग के अनुकूल इनके उन्होंने शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता से ही इनके काव्य को सरस वो बनाती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये था काव्य शिल्प में समायोजन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रबंध काव्य शैली का प्रयोग इन्होंने किया और गुप्त जी की रचनाएं अधिकतर पुराण इतिहास से ली गई है और उन रचनाओं को राष्ट्रीय चेतना के भीतर उन्होंने ढाला और प्रबंध और मुक्त काव्य शैली का प्रयोग उन्होंने किया। उनके कई पद वो गेय पद हैं, इन गेय पदों को उनमें भक्ति काल के से आत्मनिवेदन भी देखने को मिलता है, रीति काल की सुंदरता भी देखने की मिलती है
और इसके साथ छंदों के अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है। छंदों की यति गति का खूब ध्यान रखा गया है, ये ऐसा आप लिख देना। साथ ही साथ गुप्त जी के बारे में डॉक्टर अरविंद का ये कथन थोड़ा बहुत याद रहे तो लिख देना कि उनकी प्रारंभिक रचनाओं में संस्कृत शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है और बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया है। साथ ही साथ पंचवटी की भाषा तक आते आते इनकी जो भाषा का सहज स्वरूप दिखा देता है, लेकिन यशोधरा तक आते आते मैथिली गुप्त जी की भाषा पर अच्छी पकड़ हो जाती है, भाषा पर ये अधिकार हो जाता है और वह अच्छे शब्दों का भावों के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं, प्रयोग करते हैं। मुहावरों के प्रयोग से अर्थ गंभीरता जो है बढ़ गई है। भावानुकूल, प्रसंगानुकूल और पात्रानुकूल भाषा के शब्दों का प्रयोग करके काव्य को सरस वो बनाते हैं। अब अंत में प्यारे विद्यार्थियों निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं इस प्रश्न का अंतिम भाग। वाक्य थोड़ा बड़ा वीडियो लंबा है प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा। इस विवेचन के आधार पर हम संक्षेप में कह सकते हैं, ध्यान से सुनिए, कि इस विवेचन के आधार पर हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी का जो काव्य सौष्ठव या काव्य की विशेषताएं हैं वे अनेक, काव्य जो सौंदर्य है या काव्य जो सौष्ठव वो अनेक विशेषताओं से युक्त है, मंडित है। और इनके काव्यगत भाव पक्ष में देखिए राष्ट्रीय चेतना का भाव है। भाव पक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय चेतना का, देश प्रेम का, लोक मंगल का, पवित्रता का, नैतिकता का, सांस्कृतिक गौरव, गरिमा, वैष्णव संस्कार इत्यादि से मुखरित दिखाई देता है। यानी इनका भाव पक्ष की बात करें मैथिली गुप्त की रचनाओं का, काव्य का, तो इन काव्य के भाव पक्ष में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन होते हैं। देश प्रेम, लोक मंगल, नैतिकता, सांस्कृतिक गरिमा और वैष्णव संस्कार इत्यादि से मंडित दिखाई देते हैं, मुखरित दिखाई देता है। और काव्य शिल्प की दृष्टि से बात करें तो काव्य शिल्प की दृष्टि से इनकी रचनाएं भी बड़ी प्रभावशाली है और इनकी अभिव्यक्ति बड़ी सहजता के साथ, भावों की सशक्तता के साथ, अलंकार प्रयोग भी विधान अच्छा किया है, अप्रस्तुत विधान भी किया गया है, छंद योजना के साथ भाषा का शुद्ध प्रयोग इनकी विशेषताएं हैं। मैथिली गुप्त जी की शिल्प सौंदर्य की बात करें तो इनमें अलंकार योजना, छंद योजना, साथ ही साथ अप्रस्तुत विधान और भाषा की विशुद्धता, ये इनकी अन्यतम विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं। और भारतीय संस्कारों और आस्तिकता के महाकवि होने के कारण साथ साथ ये राष्ट्र कवि के रूप में हमेशा समादरणीय रहे हैं। मैथिली गुप्त जी भारतीय संस्कारों से और आस्तिकता से युक्त है, इसके साथ साथ वे राष्ट्रीय कवि के रूप में सदैव आदरणीय हैं। तो ये आप निष्कर्ष में यहाँ पे लिख देना प्यारे विद्यार्थियों। तो आशा करता हूँ ये आज का जो प्रश्न है वो आपको ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। आज हमने समाज प्रधान काव्य चेतना की विशेषता और काव्य शिल्प में समायोजन पढ़ा और अंत में निष्कर्ष को भी देखा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए इस प्रश्न को ठीक प्रकार से तैयार करें, समझें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त जी की काव्यगत विशेषताएं कई बार पूछी जाती है, इसलिए इनको ठीक प्रकार से इन बिंदुओं को आप पढ़ें और नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।